नेक्स्ट रिकग्निशन क्राइटेरिया, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इट्स प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड विथ रिलायबिलिटी। अगर ये दोनों की दोनों कंडीशंस अगर पूरी हो रही हैं तभी हम IAS 38 को रिकग्नाइज करेंगे या इंटेंजिबल एसेट को रिकग्नाइज करेंगे एज पर IAS 38। लेकिन अगर कोई हमारा इंटेंजिबल एसेट है, उसको हमने बाय भी किया है, लेकिन वो इन दोनों में से एक कंडीशन मीट नहीं कर रहा, तो हमारा एसेट नहीं होगा, बल्कि उसकी जितनी कॉस्ट होगी उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट एक्सपेंस आउट कर दें, उसको हम बैलेंस शीट में एज अ इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर विद दिस थिंग? सर एक क्वेश्चन है, अब इनटेंजिबल में हम लोग एक तरह का कह रहे हैं कि ये नॉन मॉनेटरी होगा, बट यहाँ पे जो सेकंड क्राइटेरिया कह रहा है द टर्म कॉस्ट कैन बी मेजर्ड, मतलब आप इसमें ये कह रहे हैं कि हमें नॉन मॉनेटरी तो होंगे लेकिन हमें उसको मेजर करने में उसमें भी थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। नॉन मॉनेटरी का मतलब ये है कि जब कल आप उसको कन्वर्ट करेंगे, कल को आपने वो एसेट तो रिकॉर्ड कर ली, लेकिन कल को वो आपको कितना बेनिफिट देगा या उसको आप अगर कैश में कन्वर्ट करेंगे तो कितना कैश मिलेगा, वो अननोन है। लेकिन ये एसेट बाय करने में आपकी कॉस्ट क्या आई है, ये कॉस्ट में कंसीडर किया जाता है अंडर रिकग्निशन क्राइटेरिया। तो नॉन मॉनेटरी तो फ्यूचर के साथ है, जब आप लिक्विडेट करेंगे उस एसेट को या उसको आप सेल आउट करेंगे। ये तो कॉस्ट तब हम डिस्कस करेंगे जब हम इसको बाय करेंगे, या इसको हमने बाय किया है या इसको हमने इंटरनली जनरेट किया, तो उसको बनाने में कितनी कॉस्ट आई है। क्लियर? यस सर। ओके। इसके बाद है नेक्स्ट असल टॉपिक आपका F3 में, क्योंकि F3 में पूरा IAS 38 नहीं है जो कि एक्चुअल स्टैंडर्ड है, तो इसमें जो मेन फोकस है इस स्टैंडर्ड का F3 के लेवल पे, वो आपका है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जब भी हम इनकर करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च कॉस्ट। रिसर्च कॉस्ट कौन सी होती है? कॉस्ट टू एक्वायर न्यू साइंटिफिक नॉलेज। हम बिजनेस कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी है, और हम फ्यूचर में चाहते हैं कि हम iPhone 13 या iPhone 18 बनाएं फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे और हमें रिसर्च करनी पड़ेगी ताकि हम नए नए फीचर या नई नई टेक्नोलॉजी जनरेट कर सकें। सो रिसर्च कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आप इसलिए एक्सपेंस करते हैं या इसलिए इनकर करते हैं ताकि आप न्यू साइंटिफिक नॉलेज एक्वायर कर सकें, आपके पास न्यू साइंटिफिक नॉलेज आ सके। अब उस साइंटिफिक नॉलेज जब आपके पास आ जाएगी, उसका फ्यूचर क्या होगा वो अभी आपको मालूम नहीं है, वो फ्यूचर में ही पता चलेगा। कुछ साइंटिफिक नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल होती है कमर्शलाइजेशन के लिए, कुछ जो है वो नहीं होती। तो जो भी आप पैसा लगाते हैं इसलिए ताकि आप न्यू साइंटिफिक नॉलेज एक्वायर कर सकें, उसको हम कहते हैं रिसर्च कॉस्ट। और किसी भी बिजनेस की किसी भी ईयर में जितनी भी रिसर्च कॉस्ट होगी उसको हम एक्सपेंस आउट करेंगे इमीडिएटली इन प्रॉफिट एंड लॉस। दिस विल बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कभी भी किसी भी रिसर्च कॉस्ट को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं रिकग्नाइज करेंगे या उसको हम कैपिटलाइज कभी भी नहीं करेंगे। जो भी पूरे साल में रिसर्च कॉस्ट होगी उसको हमेशा डायरेक्टली एक्सपेंस आउट करेंगे। क्लियर विद दिस थिंग? मैं कह रही थी कि जैसे हम लोग कोई नॉन फंड एसेट बना रहे हैं, लाइक हम लोग एक सेल्फ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग बना रहे हैं, अपार्टमेंट्स वगैरह, तो उस पे अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं कोई चीज पे, तो जो हमें फर्स्ट टाइम एक नॉन फंड एसेट पे, तो उसकी कॉस्ट कैपिटल नहीं होगी? नहीं, रिसर्च यहाँ पर रिसर्च कॉस्ट बेसिकली कौन सी कॉस्ट है जो आप अपने इनटेंजिबल एसेट को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पर वो वाली रिसर्च कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम नॉन करंट एसेट्स की या सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स की तो बात ही नहीं कर रहे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है बड़ी फेमस जो वैक्सीन्स बनाती है, फाइजर। अब फाइजर को पता था 2018 में या जब कोविड स्टार्ट हुआ तो उनको पता था कि हमें इस डिजीज के लिए कोई ना कोई वैक्सीन बनानी।
तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो डायरेक्टली वैक्सीन बना दें। सबसे पहले उनको क्या करना था, रिसर्च करनी थी। 1-2 साल उन्होंने रिसर्च किए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने लगाए। उसके बाद जो वैक्सीन तैयार हो गई, रिसर्च सक्सेसफुल हो गई, उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि इसको हमने कमर्शियली डेवलप करना है या नहीं करना। तो इसमें जो रिसर्च कॉस्ट आपकी सारी की सारी आ गई, ये प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा चार्ज होगी। अब मैं आपको बिल्डिंग की या लैंड की एग्जांपल दे देता हूँ कि उसमें अगर कोई रिसर्च कॉस्ट होती है तो उसका क्या होता है। जब बिल्डिंग या लैंड के लिए हम कोई सर्वे वगैरह करवाते हैं, लेट्स से रिसर्च की जगह हमने सर्वे करवाया, ये भी रिसर्च होगी। अब अगर वो सर्वे कॉस्ट जो है वो हमने एनी वे पे करनी है, चाहे आप वो बिल्डिंग बाय करें या ना करें, वो रिसर्च कॉस्ट आपने पे करनी ही करनी है, तो वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगी। लेकिन आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी कंपनी के साथ कि ठीक है आप मेरे लिए रिसर्च करें, लेकिन अगर मैं बिल्डिंग बाय करूंगा तो मैं आपको रिसर्च कॉस्ट पे करूंगा, अदरवाइज मैं आपको पे नहीं करूंगा। तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी डायरेक्टली इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो जाएगी बिल्डिंग को बाय करने की। सिर्फ तब हम उसको फिर कैपिटलाइज करें। ये नॉन करंट एसेट, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? ओके सर। ओके। अच्छा, इसके बाद फिर रिसर्च के बाद आता है जब हमने न्यू साइंटिफिक नॉलेज एक्वायर कर ली, हमने जो वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च करनी थी वो रिसर्च सक्सेसफुल हो गई, हमें तरीका मिल गया कि कैसे वैक्सीन बनानी है। उसके बाद अब डेवलपमेंट होगी। अब डेवलपमेंट फेज में जब हमारी वैक्सीन आ जाएगी तो दो सिचुएशन हो सकती, या तो डेवलपमेंट होगी या डेवलपमेंट नहीं होगी कमर्शियली बेस पे। ठीक है, आप उसको बनाएंगे एज अ प्रोडक्ट, अपना सेल करेंगे एज अ मेन प्रोडक्ट, आप उसको बनाते हैं, उसकी मास प्रोडक्शन करते हैं और फिर उसको आप सेल करते हैं। तो या तो डेवलपमेंट होगी या डेवलपमेंट नहीं होगी। अगर तो हमने डिसाइड किया कि डेवलपमेंट होगी, तो फिर जो डेवलपमेंट कॉस्ट, इसमें भी रिसर्च कॉस्ट तो हो चुकी है, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट हो चुकी है, उनका कुछ नहीं करना, वो जा चुकी है। लेकिन उसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट कॉस्ट हमारी आएंगी, अब हमने डिसाइड करना है कि इनको, अगर तो हमने डिसाइड करना है कि यस इसकी कमर्शियल डेवलपमेंट हो सकती है, इसको हम सेल कर सकते हैं मार्केट में, तो फिर हम इसको कैपिटलाइज करेंगे एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको हम कैपिटलाइज करेंगे और अपनी बैलेंस शीट में एज अ एसेट रिपोर्ट करेंगे। बट इन केस हमें लगता है कि रिसर्च तो सक्सेसफुल हो गई, बट ड्यू टू एनी रीजन हम डेवलपमेंट कंटिन्यू नहीं कर सकते कमर्शियल बेस पे, तो फिर जितनी भी आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट आ रही हैं ये सारी की सारी प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट हो जाएंगी, फिर हम इनको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अब ये हम कैसे डिसाइड करें कि ये जो है डेवलपमेंट कंटिन्यू होगी कमर्शियल बेस पे या नहीं। तो IS-38 ने इसका 6 पॉइंट क्राइटेरिया दिया हुआ, और ये 6 के 6 पॉइंट लाजमी है किसी भी डेवलपमेंट कॉस्ट के लिए मीट करना। जब डेवलपमेंट कॉस्ट ये 6 के 6 पॉइंट्स का क्राइटेरिया मीट करेगी, तो सिर्फ तभी हम उसको एज अ इंटेंजिबल एसेट कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो वो 6 पॉइंट्स कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जब रिसर्च कर ली, उसके बाद जब डेवलपमेंट स्टार्ट की है, तो आपको, आपके पास जितनी भी टेक्निकल नॉलेज चाहिए वो सारी की सारी अवेलेबल है। सेकंड, जो नॉलेज आपके पास रिसर्च कॉस्ट या रिसर्च कॉस्ट लगाने के बाद जो आपके पास नॉलेज आई है, अब आप उसको कमर्शियली जब इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो वो टेक्निकली फिजिबल है। मतलब एक चीज तो रिसर्च में क्या होता है, वो पेपर पे चीज आ जाती है, पेपर से उसको आप एक्चुअली रियल लाइफ में डेवलप कर सकते हैं कि नहीं, वो एक डिफरेंट सिनेरियो होते हैं। तो उसके लिए टेक्निकल फिजिबिलिटी हमने उसकी देखनी होती है कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी टेक्निकल है कि उसको बना सके। सेकंड, इंटेंशन टू कंप्लीट, आप जो डेवलपमेंट कर रहे हैं ये आपकी इंटेंशन है कि ये डेवलपमेंट कंप्लीट होगी, आपका एक्चुअली रियल लाइफ में प्रोडक्ट बनेगा और वो सेल होगा, तो आपकी इंटेंशन है इस डेवलपमेंट को कंप्लीट करने की। थर्ड, एबिलिटी टू सेल द एसेट, आपके पास ये एबिलिटी मौजूद है कि कल को जब ये डेवलपमेंट कंप्लीट होगी और आप कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे,
तो आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी है उसको सेल करने की। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमने रिसर्च भी कर ली, डेवलपमेंट भी कर ली, लेकिन जब कमर्शियल प्रोडक्शन की बात आई तो हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं रहे, या हमारे पास एबिलिटी नहीं रही कि उसको हम मार्केट में सेल करें ड्यू टू एनी रीजन। फोर्थ, इट्स प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको कब मिलेंगे? जब डेवलपमेंट कंप्लीट होगी, उस प्रोडक्ट को आप कमर्शियल बेसिस पे सेल आउट करना शुरू करेंगे, कस्टमर्स को बाय करेगा और आपको पैसे देगा। तो प्रोबेबल बेनिफिट्स होने चाहिए, इनफ्लो ऑफ प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फिफ्थ, अवेलेबल रिसोर्सेज, जो जो रिसोर्सेज चाहिए उस डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के लिए, वो सब आपके पास अवेलेबल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपेंडिचर कैन बी मेजर्ड विद रिलायबिलिटी, कि जो एक्सपेंडिचर है वो आप एक रिलायबिलिटी के साथ मेजर कर सकते हैं। अगर जब रिसर्च कॉस्ट हो जाती है, रिसर्च कॉस्ट तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट हो गई। अब क्वेश्चन है डेवलपमेंट कॉस्ट का, जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोटोटाइप बना रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उस डेवलपमेंट फेज में उन कॉस्ट का हम क्या करें? डेवलपमेंट कॉस्ट अगर आपको लग रहा है कि ये 6 पॉइंट क्राइटेरिया मीट करेगा, तो उसको आप कैपिटलाइज करेंगे बैलेंस शीट में और एज अ नॉन करंट, इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट रिपोर्ट करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, तो उसको आपने जितनी भी डेवलपमेंट कॉस्ट होंगी, सेम लाइक रिसर्च कॉस्ट, उनको भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देना। क्लियर विद दिस थिंग? सर, तो जी डेवलपमेंट कॉस्ट अगर ये तमाम क्राइटेरिया को मीट ही नहीं करा तो डेवलपमेंट कॉस्ट तो लगेगी ही नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, अब ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल टेक्निकली फिजिबल तो है, लेकिन आपकी इंटेंशन टू कंप्लीट नहीं है। आपको पता है कि इसमें खर्चा होगा $1 मिलियन इस डेवलपमेंट को कंप्लीट करने में, आपने रिसर्च तो कर ली, अब आपको फर्दर $1 मिलियन खर्चा करना है डेवलपमेंट करने में। अब ये टेक्निकली फिजिबल भी है, आपने इसको शुरू कर दिया, आपने $500,000 स्पेंड कर दिया, उसके बाद आपकी इंटेंशन नहीं है, आपकी इंटेंशन है कि 50% डेवलपमेंट अभी करेंगे, 50% हम करेंगे 10 साल बाद। फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी कंपनीज करती हैं, वो क्या करते हैं 50-60% अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेती हैं और बाकी जो है फिर वो कुछ सालों के बाद करती हैं। तो इस तरह का अगर कोई केस है कि जहां आपके लिए टेक्निकल फिजिबिलिटी तो है लेकिन इंटेंशन टू कंप्लीट नहीं है, एक सेकेंड, वहां पर आपकी इंटेंशन टू कंप्लीट नहीं है, तो वहां पर फिर आप डेवलपमेंट रोक देंगे, वहां पर फिर आप उसको डेवलपमेंट कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देंगे। क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। कोई क्वेश्चन इसमें? नो सर। अच्छा, ये क्राइटेरिया जो है ना अक्सर याद करना जरा मुश्किल होता है, तो इसके लिए आप निमोनिक यूज कर सकती हैं पायरेट के नेम से। ठीक है, P stands for probable that benefits will inflow to the entity. I, intention to complete. R mean availability of resources. A stands for ability to sell. T stands for technically feasible. And E stands for कि जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, यू कैन मेजर द एक्सपेंडिचर विद रिलायबिलिटी। तो आप हमें ये मेमोनिक याद कर सकते हैं 6 लेटर्स, तो आपको ये 6 की 6 कंडीशंस याद रहेंगी। ये 6 की 6 जो है आपको समझनी भी है और आपको पता होनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा आपकी डेवलपमेंट चल रही है जिसमें इस क्राइटेरिया के 5 पॉइंट्स मीट हो रहे हैं और कोई एक पॉइंट मीट नहीं हो रहा, तब भी आप उसको एज अ एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में उसी साल एक्सपेंस आउट करना होगा। क्लियर विद दिस थिंग? नॉट अ सिंगल वन, मतलब अगर भी एक भी कोई एक पांच मीट ना करे। मीट हो रहे हैं, एक पॉइंट नहीं हो रहा, तो वो आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते, आपने उसको एक्सपेंस आउट ही करना होगा। क्लियर? यस सर। ओके।